नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के चमोली के तमक में दिखे आपदा के गहरे जख्म, हालात सामान्य करने की कवायद। 12 गांव में संपर्क बहाल करने की कोशिश जारी, मोर्चे पर डटी रेस्क्यू टीम। झारखंड में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कांग्रेस को घेरा, बोले दिल्ली में ढोंग करते हैं कांग्रेस नेता, सामने आया दोहरा रवैया। खटीमा में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के छात्रों का प्रदर्शन, विद्यालय में अव्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन को घेरा, प्राचार्य पर मनमाने रवैये का आरोप। उत्तराखंड में नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस का खास प्लान तैयार, नशे के खिलाफ सूचना देने वालों को सरकार देगी इनाम, पहचान रखी जाएगी गोपनीय। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के चमोली के तमक में आपदा के जख्म दिखने लगे हैं। बादल फटने के बाद का खौफनाक मंजर लोगों के जहन से नहीं उतर रहा है। नीति घाटी की लाइफलाइन बीआरओ का तैयार किया गया वैली ब्रिज का नामो निशान मिट गया है। सड़क पर रफ्तार पकड़ने वाली गाड़ियां मलबे में हैं। 12 गांव में ब्लैकआउट है। सीएम धामी रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। क्षेत्र में अब क्या हालात हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। सक्रिय हुआ मॉनसून तो दे गया आपदा के निशान। बादल फटने के बाद तमक में खौफनाक मंजर। मलबे और पत्थरों के बीच खो गई लाइफलाइन। रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे सीएम। उत्तराखंड में मॉनसून सक्रिय हुआ तो आपदा के निशान देने लगा। चमोली में बादल फटने के बाद खौफनाक मंजर, मलबे और पत्थरों के बीच नीति घाटी की लाइफलाइन खो गई है। जहां कल तक गाड़ियां दौड़ रही थी, चीन सीमा रूट पर जिसने जिंदगी थामी हुई थी, जिसका निर्माण 1 महीने पहले हुआ था, बीआरओ के उस वैली ब्रिज का नामो निशान चंद सेकंड में मिट गया है। पुल के पास खड़े बीआरओ के वाहन अब मलबे में हैं। ग्रीफ के हवलदार की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम मौके पर जुटी हुई है। कुदरत का कहर ऐसा कि पुल बहने से सीमांत क्षेत्र के गांव तमक, जुम्मा, कागा, गरपक, द्रोणगिरी, जेलम, कोशा, मलारी, कैलाशपुर, मेहरागांव, फरकिया, बांपा समेत 12 से ज्यादा गांव टापू बन गए हैं। इंडो चाइना बॉर्डर की आर्मी चौकियों पर भी असर पड़ रहा है। घटना के बाद सीएम धामी ने अधिकारियों को राहत बचाव में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सीएम रेस्क्यू ऑपरेशन की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन सचिव ने बताया है कि पुल निर्माण और वैकल्पिक मार्ग बनाने की जिम्मेदारी बीआरओ को दी गई है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन वैज्ञानिकों के जरिए तमक नाले का अध्ययन कराने का फैसला ले रहा है। देखिए, तमक नाला में एक पुल बनाया गया था, वैली ब्रिज था, वो कल बह गया है, तो बहुत बड़ा नुकसान अपने आप में है। उसके साथ साथ एक हमारे जवान की लापता होने की सूचना है। उसको खोजबीन के लिए कल से ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगा दी गई थी। टीमें मौके पर काम कर रही हैं। इसके अलावा अन्य क्षति का आकलन किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया कोई विशेष क्षति की सूचना नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश दिया गया है कि जो आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पर किसी प्रकार से आवश्यक वस्तुओं की या दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कोई कमी न होने दिया जाए, इसको इंश्योर किया जाए। इसके लिए जिलाधिकारी से बात भी मेरी हुई है और ये बताया गया कि अगर कोई आवश्यकता होगी तो उपलब्ध कराएंगे। शुरुआती जांच में तमक नाले में आए सैलाब की वजह घाटी में हुए क्लाउड बर्स्ट को माना जा रहा है। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं कि वो कंट्रोल में नहीं होती, आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं। एक तो जो प्रेडिक्शन हमारे पास था वो बहुत अधिक बरसात की सूचना वहाँ पे नहीं थी।
लेकिन अगर मान लीजिए सूचना होती भी तो हम पुल को कहीं शिफ्ट करना हमारे लिए संभव नहीं था। ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती हैं, जिसमें आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं। ऐसी घटना अगर घटती है, बरसात अगर ज़्यादा होती है, तो उसका तरीका ये होता है कि हम पुल को ये प्रेडिक्शन करें कि यहाँ हाई फ्लड लेवल क्या था। अब जो अगला पुल जो बनाएंगे उसको हाई फ्लड लेवल को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे कि जितना पानी ऊपर का जितना पानी आया अब तक 100 वर्षों का इतिहास में कितना पानी आया है उसको देख के बनाया जाएगा। और चूँकि ऐसा पानी वहाँ बहुत ज़्यादा आता नहीं था, तो निश्चित रूप से भविष्य में ध्यान रखा जाएगा इसका। तमक नाले में आई बाढ़ तबाही के निशान छोड़ गई है। सैलाब की लाइव वीडियो ने दिल दहलाया हुआ है, लोग सहमे हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि तमक में पहली बार आपदा आई हो। तमक नाले का आपदा से पुराना नाता रहा है। पहले भी यहाँ कई बार पुल बह चुके हैं। बीआरओ ने आरसीसी पुल बनाया था जो 1 साल पहले ही बह गया था। फिर ह्यूम पाइप से अस्थायी सड़क और बेली ब्रिज तैयार किया गया, यातायात चला। फिर ह्यूम पाइप से अस्थायी सड़क और बेली ब्रिज से यातायात चलाया गया, लेकिन इस सैलाब ने उसे अब धराशायी कर दिया है। इसका असर सीमांत क्षेत्रों पे पड़ रहा है। हालांकि सरकार प्रभावित गांवों से जल संपर्क करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। बंद मार्ग पर आवाजाही की बहाली के लिए सीएम धामी ने जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। देहरादून से अशोक कुमार की रिपोर्ट। 27 विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। पार्टी ने अपने 2 महीने के कार्यक्रम तय कर एक खास रणनीति बनाई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस रणनीति के साथ बीजेपी अपनी जीत की राह को आसान बना पाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। 2027 के लिए बीजेपी का एक्शन प्लान, दिग्गज नेताओं के हाथ में चुनावी कमान। क्या बीजेपी के लिए होगी जीत की राह आसान? 2027 चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना एक्शन प्लान तैयार कर लिया। चुनावी तैयारी में जुटी बीजेपी ने अब नेताओं की जिम्मेदारी तय कर दी है। पार्टी ने विधायकों को अपने क्षेत्र में सक्रिय रहने और जनता के साथ पार्टी की रीति नीति शेयर करने के निर्देश दिए। बीजेपी चाहती है कि जनसंपर्क अभियान के दौरान विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में रहकर जनता की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करेंगे। बता दें कि 19 अगस्त से बीजेपी बूथ सशक्तिकरण अभियान की शुरुआत करेगी। 23 अगस्त से संगठन की इकाइयों को धार देने के लिए शक्ति केंद्र की बैठकें होंगी। सितंबर में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ विशेष संवाद कार्यक्रम आयोजित होंगे। 17 अगस्त को देहरादून में गढ़वाल मंडल और 18 अगस्त को हल्द्वानी में कुमाऊं मंडल के सांसद और विधायकों की समीक्षा बैठकें होंगी। बीजेपी की तैयारी तो पुख्ता नजर आ रही है और पार्टी के नेता जीत की हैट्रिक लगाने का दावा कर रहे हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो कोर कमेटी है प्रदेश की, उसकी बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी ने दिल्ली में ली और उसमें सभी कोर समिति के सदस्यों ने, आदरणीय मुख्यमंत्री ने, प्रदेश अध्यक्ष ने, सभी लोगों ने उसमें भाग लिया और 2027 के चुनाव को लेकर के उसमें रणनीति तय की गई और हमारे आगामी चुनाव की दृष्टि से क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं उसको लेकर के विस्तृत योजना बनाई गई। इसमें चाहे बूथ सशक्तिकरण का अभियान हो, चाहे शक्ति केंद्रों की बैठक हो, चाहे ये तिरंगा यात्रा का अभियान हो, अन्य कई कार्यक्रम उसमें संगठनात्मक और सरकार के बनाए गए हैं। इसके साथ ही जो हमारे विधायक हैं उनको भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में सक्रिय ढंग से लगने के लिए कहा गया है और हमारे जो कोर पार्लियामेंट्री बोर्ड, हमारी जो कोर समिति हमारी प्रदेश की है, उसके सभी सदस्यों को जो हमने 2022 में कुछ विधानसभा किसी कारण से हम रह गए थे जिन विधानसभाओं में, उन विधानसभाओं को भी हम जीतने का समय लक्ष्य रखा है और उसके लिए कोर समिति के हमारे जो सदस्य हैं उनको एक एक विधानसभाओं की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के कार्यक्रमों पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत का कहना है कि 4.5 साल तक गायब रहने वाले नेता अब जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन जनता के सवालों का जवाब कैसे देंगे ये तो उन्हें वक्त ही बता देगा। अब फील्ड में फील्ड में जाएंगे तो जितना वो फील्ड में जाएंगे, भाजपा के मंत्री विधायक अगर फील्ड में नहीं जाएंगे तो माना जमानत बच रही उनकी या 10,000 वोट से हार रहे हैं। अगर वो फील्ड में जाएंगे तो 20,000 से हारेंगे, क्योंकि जब आदमी नहीं सामने होता तो गुस्सा कम रहता है। जब दिखता आदमी तो फिर आदमी को गुस्सा बहुत तेज आता है। लोगों को लगता है कि अच्छा
4.5 साल तक तो तुम नहीं दिख रहे थे। 4.5 साल तक तो तुम्हें मेरी बेटी की शादी हुई, मैंने अपने गहने बेच के अपनी बेटी की शादी करी, तब तो तुमने कोई मदद नहीं करी। मेरी बेटी डॉक्टर बनना चाह रहे थे, तुमने पेपर लीक करा दिया। हमारी गांव की सड़क नहीं बनाई, और अब तुम हमारे बीच में आ रहे हो तो केवल 5 किलो राशन में, अब वो नहीं बिक रहा, उत्तराखंड का आदमी नहीं बिक रहा 5 किलो राशन में। उत्तराखंड हो या फिर दिल्ली, जेंजी के आक्रोश के बाद से बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। ऐसे में संगठन के कार्यक्रम भी जेंजी के हिसाब से बनाए जा रहे ताकि चुनाव में बीजेपी फिर से मजबूत हो सके। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस रणनीति के साथ बीजेपी अपनी जीत की राह को आसान बनाते हुए फिर से सत्ता में काबिज होने का सपना साकार कर पाएगी? देहरादून से रफ्तार मीडिया के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट। झारखंड में हुए छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस ने झारखंड सरकार पर निशाना साधा है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि झारखंड में बेरोजगार युवाओं पर जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया है उससे कांग्रेस का अधूरा चरित्र सामने आ गया है। सुबोध उनियाल ने कहा है कि सदन के अंदर सरकार नीट परीक्षा पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन पूरा विपक्ष और राहुल गांधी संसद के बाहर खड़े हो गए। आप ये बताइए, जिस तरह दिल्ली के अंदर राहुल जी ने छात्रों को उकसाने का काम किया और जिस तरह से अभद्र भाषा का उपयोग भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी और तमाम नेताओं के लिए किया गया और जिस तरह विपक्ष खड़ा रहा उनके साथ, ये निश्चित रूप से भारतीय संसदीय इतिहास में बहुत ही बहुत ही खराब चीज भी है। और 15 दिनों का गतिरोध और लगातार ये कहना कि साहब नीट पर चर्चा करा, और जब नीट पर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार हुई तो फिर कह दिया, दूसरा बहाना लेकर शुरू हो गए। और कल तो उन्होंने मर्यादा को तोड़ दिया जब वो कल ये बोले कि साहब वहां पर गोली चली। उस आंदोलन के इतने दिनों के बाद अगर नेता प्रतिपक्ष एक संशोधन पैदा करने के लिए इस तरह की बातें करें तो निश्चित रूप से संसदीय इतिहास में ये बेहद निंदनीय और गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। खटीमा में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के छात्र छात्राओं ने अव्यवस्था को लेकर और प्राचार्य के मनमाने रवैये को लेकर प्रदर्शन किया है। आक्रोशित छात्र छात्राओं ने विद्यालय के गेट पर धरना दिया। छात्र छात्राओं ने विद्यालय में भोजन की गुणवत्ता, बिजली पानी की व्यवस्था, सफाई व्यवस्था के साथ ही जलभराव और परिसर में उग रही झाड़ियों समेत कई समस्याओं को लेकर विद्यालय प्रशासन को घेरा। बता दें कि बच्चों के विरोध प्रदर्शन की सूचना मिलते ही मौके पर जनजातीय कल्याण अधिकारी वीरेंद्र कुमार पहुंच गए। उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उधर स्थानीय विधायक भुवन कापड़ी ने भी अधिकारियों को जल्द व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। यहाँ पे खाना अच्छा नहीं मिल रहा है और एक्सपायर डेट अभी बताया सर ने कि एक्सपायर डेट है और हमें पता ही नहीं है कि एक्सपायर डेट है। और यहाँ पे गंदगी इतनी है, जनरेटर चलता नहीं है, लाइट आती नहीं है, बच्चे 2-3 बजे तक बेचारे ऐसे बिना जागे रहते। और मैम उसमें भी हमारी पीटी करवाती है सुबह की 5 बजे और क्लास में बच्चे सोते हैं तो कहते हैं क्यों सो रहे हो, ये कोई बात होती है। और लाइट जैसे लाइट वगैरह नहीं आती है और यहाँ पे बेंच नहीं है, एक तो बेंच नहीं है तो बच्चे कैसे काम करेंगे, घुटनों में रखकर काम करते हैं बच्चे। और उनमें कहती है मैम, सर कहते हैं सीधे बैठो। आज का ये प्रोटेस्ट ये बता रहा है कि बच्चे जागरूक हो गए हैं, वो समझ पा रहे हैं कि हमारी मांगों को जब कहकर एप्लीकेशन लिखकर एक बक्सा भर के एप्लीकेशन लिखे हैं, घर वालों को बताते हैं तो जो स्कूल की प्रिंसिपल है वो जो है उनको धमका देती है, तुम्हारा बच्चा कौन है क्या है। तो आप बच्चों ने धरने में बैठकर कल रात से खाना नहीं खा रखा है, ऐसे बच्चे हैं। उनका ये कहना है कि खाने की क्वालिटी बहुत खराब है, जिसकी 50 बार शिकायत कर दी है। और खाने की क्वालिटी अभी हम चेक करने गए तो वहां का गुड़ देखा हमने, वो बहुत खराब था। जो चावल है 2025 जुलाई में एक्सपायर हो चुका है। जो आटा है उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं है, एक्सपायरी डेट नहीं है। दालों पर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट नहीं है। हल्द्वानी में एसएसपी कार्यालय में कांग्रेस नेताओं के हंगामे का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में सत्ताधारी दल ने कांग्रेस को घेरते हुए जब सड़क पर प्रदर्शन किया तो अब जवाब में पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ता
साथ सड़क पर उतरकर हल्ला बोल किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार का पुतला दहन किया। साथ ही पुलिस प्रशासन की तानाशाही को लेकर भी मोर्चा खोला। 8 अगस्त को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हल्द्वानी आ रहे थे एक रैली को संबोधित करने। उस रैली में आ रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जिस तरह से पुलिस ने भाजपा सरकार के दबाव में रोकने का प्रयास किया, जिस पर हमारे प्रदेश नेतृत्व ने पुलिस कार्यालय जाके उनका विरोध किया और एसएसपी वहां से भाग गए। उसके बाद हमारी रैली हुई और उसके विरोध में भाजपा के कुछ लोगों ने कल जगह जगह कांग्रेस के पुतले फूटने का काम किया है। मैं उन भाजपाइयों से कहना चाहता हूं कि भारत का संविधान हमें अपनी बात रखने की आज़ादी देता है, रैली करने की इजाज़त देता है और उसमें अगर कोई अधिकारी सरकार का मियाँ मिट्टू बन के उनके तलवे चाट करके कांग्रेस को रोकने का काम करेगा तो उससे हम डरने वाले नहीं हैं। गदरपुर में तहसील परिसर पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसआईआर की प्रक्रिया में आ रही शिकायतों को लेकर अधिकारियों को घेरा। नाराज कार्यकर्ताओं ने एसआईआर की प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक दल को फायदा पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है। तहसील परिसर के बाहर धरना दे रहे पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन ने जिम्मेदार अधिकारियों को मतदाताओं से मिलने के लिए कहा कि जो नोटिस दिए जा रहे हैं उसको लेकर उनकी समस्या का समाधान किया जाए और जो नाम काटे जा रहे हैं उसकी भी जांच हो। वहीं मसूरी में भी नगर पालिका सभासद कांग्रेस नेता जसवीर कौर ने भी एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि मतदाताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हो ये रहा है कि ये जो नाम काटे गए आपत्ति और ये काट दिए जाएंगे। 7 का मतलब है नाम काटना। तो जब वो चीज पता लगा तो हम लोग सक्रिय हुए। आज इसीलिए हम लोग जो एआरओ हैं, एसडीएम साहिबा हैं, हम इनसे मिलने आए थे। पूरे कांग्रेस के लोग ब्लॉक अध्यक्ष के तरफ से कल आह्वान किया गया था, हमने भी अपील की थी तो हम लोग उपस्थित हुए। आज इनके ऊपर इनको जानकारी दिया गया है। एक व्यक्ति 10-10, 20-20 50-50 आपत्तियां कर रहा है। उसको उनका नाम का भी पता नहीं, उस गांव का भी रहने वाला नहीं है। उत्तराखंड में भू कानून को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। अधिवक्ता सेवा मंच और पहाड़ स्वाभिमान सेना ने पर्वतीय क्षेत्रों में जमीन की खरीद फरोख्त और कृषि भूमि की प्लॉटिंग और व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। संगठन ने पहाड़ी के राड़ी गांव में करीब 144 नाली जमीन की खरीद समेत लैंसडाउन और यमकेश्वर क्षेत्र में भूमि कारोबार की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। साथ ही धारा 154 से जुड़े प्रावधानों की समीक्षा और सख्त भू कानून को लागू करने की भी मांग उठाई है। जो अनुबंधन उनका था कि आप कृषि का उपयोग करेंगे, उसका उल्लंघन है। कंपनी ये बताती है कि 2003 में 1829 का एक डॉक्यूमेंट उनके नाम पे देहरादून रजिस्ट्रार में रजिस्टर है। जब हमारे द्वारा इसकी जानकारी देहरादून रजिस्ट्रार से ली गई, ऑनलाइन के माध्यम से, मौखिक माध्यम से जानकारी ली गई, तो आपको जान के हैरानी होगी कि इस प्रकार का कोई भी दस्तावेज 1997 में कंपनी के नाम, जिस तिथि की बात कंपनी अपनी रजिस्ट्री में कर रही है, उस तिथि में कोई भी दस्तावेज दर्ज नहीं है। ये सीधे तौर पर भू कानून का उल्लंघन है। जो 144 नाली संपत्ति जो पौड़ी में दून हाउस रिज ने खरीदी है, उसको तत्काल प्रभाव से राज्य सरकार में नियत करने की आवश्यकता है। हल्द्वानी में स्वच्छता अभियान के तहत सुभाष नगर में सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान मेयर गजराज बिष्ट ने नगर आयुक्त सहित पार्षदों और तमाम लोगों के साथ श्रमदान किया। बता दें कि मेयर गजराज बिष्ट ने कहा कि बरसात के सीजन में संक्रमित बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। नगर निगम द्वारा ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया है जहां पर ज्यादा कूड़ा होता है। उन्होंने कहा है कि अभियान लगातार जारी रहेगा, जिससे कि हल्द्वानी शहर स्वच्छ और सुंदर बने और लोग भी स्वस्थ रहें। ये हल्द्वानी शहर में 15 अप्रैल से लगातार नगर निगम ने एक सफाई अभियान चला हुआ है और जो हमारा नारा था कि स्वच्छ हल्द्वानी स्वस्थ हल्द्वानी, उस स्लोगन के तहत, उस नारे के तहत हम लगातार शहर के अंदर सफाई कर रहे हैं। आज मैं ये जो सुभाष नगर वार्ड है इसमें आया हूँ। इससे पहले लगभग मैं समझता हूँ कि 40 से 45 वार्डों में इस प्रकार की सफाई अभियान चलाए गए हैं और लगातार हम इस अभियान को चला रहे हैं। मैं जो शहर के वासी हैं, निगम में जितने लोग भी रहते हैं, सभी से निवेदन भी करता हूं कि इस स्वच्छता अभियान में वो भी अपना सहयोग करें।
मसूरी की भट्टा क्यालकुरी ग्राम सभा में हर साल की तरह इस साल भी भव्य रूप से भगवान नाग देवता की डोली निकाली गई, जहां सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चों ने हिस्सा लिया। बता दें कि डोली के साथ वो नाचते गाते नाग देवता के मंदिर पहुंचे। इस मौके पर विधि विधान के साथ डोली को मंदिर में स्थापित किया गया। आज श्री नाग देवता की डोली की 43वीं पुण्य अवसर पर श्री नाग देवता की डोली ग्राम भट्टा गांव से काट मैकेंजी होते हुए नाग मंदिर के लिए प्रस्थान कर रही है और ये डोली हर वर्ष की भांति बड़े हर्षोल्लास से के साथ निकाली जा रही है। हर बार भव्य तरीके से इस डोली का आयोजन किया जाता है समिति द्वारा। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि श्रद्धालु बड़े हर्षोल्लास के साथ, बड़े जश्न के साथ डोली की यात्रा में सब चल रहे हैं और सम्मिलित हो रहे हैं। उत्तराखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल एक बार फिर से जंग का अखाड़ा बन गया है। दून अस्पताल की इमरजेंसी बिल्डिंग में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालना पड़ा। ये रिपोर्ट देखिए। दून अस्पताल फिर बना जंग का अखाड़ा, दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट, पुलिस ने संभाला मोर्चा। दून अस्पताल उत्तराखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, जहां हर रोज बड़ी संख्या में मरीज अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं। लेकिन आए दिन दून अस्पताल जंग का अखाड़ा बन रहा है। अब दून अस्पताल से ताजा मामला सामने आया, जहां इमरजेंसी बिल्डिंग में बीते शनिवार फिर से हंगामा देखने को मिला। दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। विवाद इतना बढ़ा कि अस्पताल परिसर में हंगामा मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया। करीब 15 से 20 लोग इमरजेंसी में पहुंचे और दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान अस्पताल में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन मामला बढ़ता चला गया। आरोप है कि युवकों ने सुरक्षा कर्मियों के साथ अभद्रता की और इमरजेंसी में रखी फाइलें भी फेंक दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली। मामले की जांच की जा रही है। अब इस पूरे मामले के बाद दून अस्पताल एक बार फिर से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चाओं में है। वहीं अब अस्पताल प्रशासन का कहना है कि दून इमरजेंसी बिल्डिंग में सुरक्षा को लेकर पुलिस विभाग से बात की गई है। 24 घंटे पुलिस की तैनाती अस्पताल में जरूरी है, ताकि ऐसी घटनाओं से निपटा जा सके। देहरादून के सबसे बड़े दून अस्पताल की हम बात करें तो आजकल काफ़ी चर्चाओं का विषय बना हुआ है दून अस्पताल। और अभी हम मौजूद हैं इस वक्त देहरादून के जो दून अस्पताल है इमरजेंसी बिल्डिंग में। मैं पीछे दिखाना चाहूँगा कि आपको अभी हम इमरजेंसी बिल्डिंग के बाहर यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार यहाँ पर काफ़ी ऐसे इंसिडेंट और कोई घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जिसके बाद दून अस्पताल की जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर सवाल खड़े होना लाजमी है। यहाँ बीती शनिवार को देर रात दो पक्षों में जो बाहर से झगड़ा चल रहा था, वो झगड़ा जब वो दून अस्पताल की इमरजेंसी बिल्डिंग में आते हैं इलाज के दौरान, वो झगड़ा यहाँ भी शुरू हो जाता है। पहले ही एक ऐसा इंसिडेंट यहाँ हो चुका है कि जब इमरजेंसी की बिल्डिंग में दो पक्ष अपना इलाज कराने आए थे और इलाज कराने के दौरान उन दोनों पक्षों में जब वो इमरजेंसी बिल्डिंग में पहुंचे तो उसके बाद उनका झगड़ा इतना बढ़ गया कि वो यहाँ पर भी नहीं रुके और मारपीट यहाँ पर की जो स्टाफ है, जो डॉक्टर्स हैं, उनके साथ मारपीट हुई। और उसके बाद एक ऐसा इंसिडेंट दोबारा हो जाता है इमरजेंसी बिल्डिंग में। देर रात 1:30 बजे करीब ये इंसिडेंट होता है जब दो पक्ष बाहर से लड़ाई कर रहे थे और जब लड़ाई में हाथाहाथ और घायल हुए तो उसके बाद अपना इलाज कराने के लिए इस इमरजेंसी बिल्डिंग में आते हैं और यहाँ पर भी उन दोनों पक्षों के बीच में इतनी झड़प हो जाती है कि जो डॉक्टर्स और जो सुरक्षाकर्मी थे उनके साथ भी हाथापाई शुरू हो जाती है। तो सवाल बड़ा है कि जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर लगातार दून अस्पताल की जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर सवाल उठ रहे हैं और अब दून जो अस्पताल का प्रशासन है उनके द्वारा अब इस पे सख्ती बरतते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो दून प्राचार्या है गीता जैन, उनके द्वारा कहा गया है कि अब और जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ाई जाएगी। करीबन 150 जो ऐसे सुरक्षा कर्मी हैं उनको यहाँ पर तैनात किया जाएगा ताकि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो दुरुस्त हो सके दून अस्पताल की। और यहाँ हम बात करेंगे कि तो एक पिछले इंसिडेंट के बाद एक पुलिस चौकी यहाँ पर बनाई गई थी और उसके बाद यहाँ पर पुलिस की तैनाती भी की गई थी। हालांकि जो बीते रोज़ जो घटना हुई थी तब भी पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद थे, मगर यहाँ पर 24 घंटे
जो पुलिसकर्मी हैं उनकी तैनाती की बात यहाँ पर की जा रही है, ताकि कोई अगर इस तरह की घटना होती है तो उसका संज्ञान लेते हुए जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तुरंत आ सके और ताकि जो ऐसी घटनाएं हैं उनको रोका जा सके। बहरहाल 250 ऐसे सीसीटीवी कैमरास भी यहाँ पर इंस्टॉल करने की बात की जा रही है पूरे अस्पताल में, दून अस्पताल हो या फिर इमरजेंसी बिल्डिंग हो, ताकि निगरानी यहाँ पर रखी जा सके, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट यहाँ पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए ये सारी व्यवस्था अब दून अस्पताल प्रशासन द्वारा की जा रही है ताकि सुरक्षा व्यवस्था में और बेहतराई लाई जा सके। कैमरा पर्सन अफजाल अहमद के साथ मैं सुशांत सिंह, रफ्तार मीडिया, देहरादून। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रही नशा तस्करी के खिलाफ अब पुलिस प्रशासन ने आम लोगों के साथ मिलकर मोर्चा संभालने के लिए खास प्लान तैयार किया है। नशे की खेप, अवैध नशा निर्माण के साथ ही नशीले पदार्थों की फैक्ट्री की सूचना देने वालों को सरकार नकद इनाम देगी। खास बात यह है कि सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। इनाम योजना के तहत कोकीन की सूचना देने पर बता दें कि 2,40,000 रुपए प्रति किलो तक का इनाम दिया जा सकता है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है हेरोइन पर 1,20,000 रुपए प्रति किलो इनाम दिया जाएगा। वहीं मफिन पर 20,000 रुपए प्रति किलो इनाम देने की बात सामने आई है। इसके साथ ही भांग की खेती की सूचना देने वालों पर भी बताया जा रहा है कि एक्शन लिया जाएगा। साथ ही जो सूचना है उन्हें इनाम दिया जाएगा। देखिए, इसमें उत्तराखंड सरकार द्वारा जो है इसमें शासनादेश किया गया है, जो जिस तरह नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए इसमें कहीं ना कहीं जो इन्फॉर्मर होते हैं उनके इनपुट्स के आधार पर भी काफ़ी सारी रेड्स होती है और पकड़ा जाता है। और देखा गया है टीम को भी इसमें काफ़ी गहराई तक काम करना पड़ता है, इंटरस्टेट लिंकेजेस में जगह जगह जाना पड़ता है। इसको देखते हुए भारत सरकार की जो रिवॉर्ड की पॉलिसी है उसको उत्तराखंड सरकार ने भी उसको नोटिफाइड किया, जिसके तहत 30,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक के अलग अलग उसके पैरामीटर्स हैं। जो ड्रग्स की रिकवरी और साथ ही साथ उसकी कितनी प्योरिटी है उसको देखते हुए उस पर अलग अलग निर्धारण किया गया। और मुझे लगता है कि ऐसे बहुत लोग हैं जो सूचनाएं यहाँ पर देते भी हैं ऐसा, और अगर वो सूचना देते हैं और उनके आधार पर अगर ड्रग्स पकड़ी जाती है तो डेफिनेटली शासनादेश के अनुसार उनको आगे जो है रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। देहरादून की पटेल नगर थाना पुलिस ने वाहन चोरी की 7 अलग अलग घटनाओं का खुलासा करते हुए 2 शातिर वाहन चोरों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। आरोपियों के कब्जे से अलग अलग घटनाओं में चोरी की गई 7 बुलेट सहित 13 दोपहिया वाहनों को बरामद किया गया है। पूछताछ में सामने आया है कि पकड़े गए आरोपी अपने खर्चे की पूर्ति के लिए चोरी के वाहनों की नंबर प्लेट हटाकर उन्हें अपने परिचितों को किराए पर देते थे। सीओ सदर के नेतृत्व में थाना पटेल नगर की जो प्राइवेट टीम है, एसएसआई साहब हैं, चौकी इंचार्ज साहब हैं और बाकी अन्य लोगों के द्वारा इसमें अथक मेहनत और प्रयास इसमें किया गए। और इसी का नतीजा है कि कल थाना पटेल नगर पुलिस के द्वारा 2 अभियुक्तों को जो है गिरफ्तार किया गया और इनके कब्जे से एक जो चोरी गई बुलेट मोटरसाइकिल थी वो इनसे बरामद की गई थी। और जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने कई जो हैं ऐसी 2 व्हीलर जो थेफ्ट हैं उसमें अपना घटना में हाथ धोना अपना स्वीकार किया। इनके कब्जे से तकरीबन अब तक जो हैं 13 गाड़ियाँ बरामद हो चुकी हैं, जिसमें कि बुलेट हैं और एक्टिवा हैं, स्प्लेंडर बाइक्स भी हैं और एक सिटी 100 है। बाकी 2 और बुलेट मोटरसाइकिल का पता चला है, जो कि एक पानीपत में और एक हरिद्वार जनपद में किसी थाने में है, तो उसको भी रिकवर करने के लिए हमारी टीम चली गई है। रुद्रपुर में स्कूटी दुर्घटना और मारपीट के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। घटना में शामिल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले का खुलासा करते हुए प्रभारी सीओ अखिलेश कुमार ने बताया है कि घटना 7 अगस्त की है। कार सवार आरोपियों ने पहले तो स्कूटी सवार को टक्कर मारी और बाद में जब वो घायल हो गए तो उन्होंने जब इसका विरोध किया तो कार चालक ने उनके साथ मारपीट की। 7 अगस्त को पुलिस को एक घटना की सूचना प्राप्त हुई थी। दिनांक 8 अगस्त को वादी के द्वारा थाना हज़ार रुद्रपुर पर एक तहरीर दी जाती है, जिसमें उसके द्वारा बताया जाता है कि उसके भाई अभिषेक का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें एक स्कॉर्पियो वाहन ने स्कूटी के पीछे से टक्कर मारी है और उसके साथ मारपीट करी है तथा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाता है। अभियोग पंजीकृत करने के उपरांत इसमें टीम गठित की जाती है। पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें मुख्य अभियुक्त सनिच्छुक को तहरीर के आधार पर एवं आई विटनेस के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है।
चंपावत के बनखेल में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। जानकारी दे दें कि यहां पर 150 मीटर गहरी खाई में एक कार जा गिरी। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस, एसडीआरएफ और राजस्व विभाग की टीम ने घायलों को खाई से बाहर निकाला है। बता दें कि 108 की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। उत्तराखंड के चमोली के तमक में दिखे आपदा के गहरे जख्म, हालात समाने करने की कवायद। 12 गांव में संपर्क बहाल करने की कोशिश जारी, मोर्चे पर डटी रेस्क्यू टीम। झारखंड में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कांग्रेस को घेरा। बोले, दिल्ली में ढोंग करते हैं कांग्रेस नेता, सामने आया दोहरा रवैया। खटीमा में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के छात्रों का प्रदर्शन। विद्यालय में अव्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन को घेरा, प्राचार्य पर मनमाने रवैये का आरोप। उत्तराखंड में नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस का खास प्लान तैयार। नशे के खिलाफ सूचना देने वालों को सरकार देगी इनाम, पहचान रखी जाएगी गोपनीय।